Hello everyone, I am Yamini Tukral, your biology mentor at Adda 24/7 School। तो बच्चों वेलकम टू Adda 24/7 School। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन वन शॉट। अगर इसके जो है आपने डिटेल सब टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वन शॉट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दी एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जिससे कि हम लोग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बना सकते हैं विच आर बेसिकली यूजफुल टू दी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम से प्रोडक्ट्स यूजफुल होंगे उनको बनाने के प्रोसेस को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सो मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल microbe mediated processes, they can be a form of biotech। कर्ड हमारा किससे बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। वहीं हमारी ब्रेड और वाइन बनती है किससे? ईस्ट से, विच इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो हमने क्या किया है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया है ना। सो द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने एक डेफिनेशन दी है हमें बायोटेक की, जो कि कहती है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए हम जब नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ, सेल्स के साथ और पार्ट्स के साथ, तो हम उस फील्ड को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड क्या है हमारा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है हमारा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? विच इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द जीनोम। जब हम जीनोम को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, जीनोम में क्या आ सकता है हमारा? DNA या फिर RNA, उसको जब हम मैनिपुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि इसका नाम बताता है जीन्स की इंजीनियरिंग। So it involves the transfer of new genes to improve the function of the trait into the host organism, और जो है ये host organism का phenotype change कर देते हैं। तो new genes को हम अपने desirable genes को host organism के अंदर डालते हैं और वो host organism फिर ultimately अपना phenotype बदल लेते हैं। सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की जब हम बात करें, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द कंटामिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। जब डिजायर्ड माइक्रोब की हमने ग्रोथ आगे बढ़ानी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं कि उस माइक्रोब की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो हमारा डिजायर्ड माइक्रोब है उसकी ग्रोथ के लिए हमने क्या करना होता है? हमने स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी होती है। हमने क्या करना होता है? जब उसे ग्रोथ करवानी होती है तो हमें चाहिए होती है स्टेराइल कंडीशंस, दैट इज कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। नो कंटामिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी हमें मिल जाए ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने ये बायोटेक क्यों अपनाया? अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर यूज होता है, जो कि इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स भी करता है। अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग समझे, हमने एक स्पीशी ए लिया, स्पीशीज बी लिया, दोनों के अंदर हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स थे, दोनों सुपीरियर स्पीशीज हैं। जब हमारा हाइब्रिड आया ए बी, तो इसके अंदर कौन कौन से ट्रेट्स होंगे? जो हमें डिजायर्ड थे वो, प्लस कुछ अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी जो थे वो भी आके और मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। तो इन्हीं ट्रेट्स को हटाने के लिए हम लोगों ने किसका सहारा लिया? बायोटेक का सहारा लिया। क्योंकि बायोटेक के अंदर क्या है? डायरेक्टली हम सिर्फ वही जीन डाल रहे हैं जो हमें डिजायर्ड है, वही जीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमें डिजायर्ड है, इसलिए हमने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बायोटेक को रखा। सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड द जीन ट्रांसफर, इट हैज अलाउ us to isolate and introduce only one set of desirable genes without introducing undesirable genes। इसमें हमारे कोई undesirable genes नहीं आते हैं। So in a chromosome there is a specific DNA sequence which is the origin of replication, जो कि replication initiate करता है। अब कोई एक point होगा जहाँ से start होता है, वो point जहाँ से replication start होता है उसको हम लोग बोलते हैं origin of replication which is the ori।
So therefore the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of the chromosome, और उसके पास क्या होता है, अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो एलियन डीएनए जब हम लिंक करते हैं उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, तो क्या होता है, दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए इट कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई विद द होस्ट जीनोम, और उससे क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज इट इज नोन एज क्लोनिंग। कोई भी एक डीएनए जब मल्टीप्लाई करके अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। सो जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो किससे बना था, बाय लिंकिंग अ जीन। एक जीन को हम लोगों ने लिंक किया था विद द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो हमने क्या किया था, हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक किया था विद द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के साथ लिंक किया था, और ये किसने किया था, कोहेन एंड बोयर ने। और इससे क्या हुआ था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट की थी जब डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर से आइसोलेट किया था, ठीक है, ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। सो जब हमने डीएनए को कट किया एट स्पेसिफिक लोकेशन, हमने जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डीएनए निकालना था एट स्पेसिफिक लोकेशन से, जब हमने उसे एक्सट्रैक्ट करना था तो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर्स विच इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। So the cut piece of DNA it was then linked with the plasmid DNA which was a vector. अब vectors क्या होते हैं, vectors basically are the delivery agents. Vectors are basically the delivery agents. जैसे हमारे जो courier boys होते हैं वैसे ही हमारे जो है ये delivery agents होते हैं। ये foreign piece of DNA को induce लेके जाते हैं in the host, है ना। सो हमने जब DNA of interest को काटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट DNA को हमने काटा, ठीक है, उसको हमने प्लाज्मिड डीएनए के साथ एसोसिएट किया विच इज अ वेक्टर, और उसके बाद में उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। सो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर इट बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम लाइगेज। कभी भी ज्वाइनिंग करवानी हो तो डीएनए लाइगेज जो है वो करवाता है, विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइंस देयर एंड्स। सो उससे क्या होता है, हमारा एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए बन जाता है इन विट्रो विच इज इन द लैबोरेटरी, एंड दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर। तो ये हमारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उसके अंदर हमने अपना एक नया ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल बनाया। So when this DNA it is transferred into the E. coli or the host cell, it can replicate using the new host DNA polymerase enzyme, and it can make multiple copies which is known as cloning. So the ability to make multiply copies of antibiotic resistant gene, it is known as the cloning of the antibiotic resistant gene in E. coli. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम और क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन जेनेटिक मटेरियल आर्टिफिशियली इन द लैबोरेटरी, दैट इज इन विट्रो। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को फिर हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करते हैं इन द होस्ट सेल, जहां पे वो प्रोपगेट और मल्टीप्लाई होते हैं। सो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, हम जब जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहले हमने जो है आइडेंटिफाई करना होता है डीएनए को विद द डिजायरेबल ट्रेट्स, उसके बाद में उसको इंट्रोड्यूस करना होता है इनटू द होस्ट, और फिर लास्ट में मेंटेन करना होता है उस इंट्रोड्यूस डीएनए को, और देखना होता है कि इट इज पास्ड ऑन टू द प्रोजेनीज। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, है ना, हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। सो द जेनेटिक इंजीनियरिंग और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इट कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड द पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जब हम लोग टूल्स की बात कर रहे हैं तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज द मॉलिक्यूलर सिजर्स, विच इज द मॉलिक्यूलर सिजर्स। अब ये मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या करती हैं, दे कट द डिजायरेबल डीएनए फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। अब हमें एक डीएनए पता चला, ये डीएनए है हमारा, इसमें से हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो इतना है। अब इसे कट लगा के निकालना पड़ेगा उस डीएनए में से, और फिर इसे होस्ट वेक्टर के साथ करना पड़ेगा लाइगेट। तो इसको काटने को
हमें सिजर्स चाहिए होंगी, कोई भी चीज़ हमने जब कट करनी होती है हमें सिजर्स चाहिए, तो वही मॉलिक्यूलर सिजर्स जो हमारी होती है वो होती है हमारी RE, विच इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. So they belong to a larger class of enzyme known as nucleases. दो तरीके की होती है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस जो होती है वो साइड्स पे कट लगाने के लिए होती है और एंडोन्यूक्लियस बीच में. जैसे अब ये पूरा एक सर्कुलर डीएनए हमने बीच में से निकालना है अपना डिजायरेबल, तो हम एंडोन्यूक्लियस का सहारा लेंगे. अगर डीएनए ऐसे होता और हमने साइड में से निकालना होता तो ये हमारा एक्सोन्यूक्लियस काम करता. तो जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हाइंड 2, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन, एंड द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इट इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. जहां पे हमारे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस. क्लियर? सो द कन्वेंशन फॉर नेमिंग, अब हमने जैसे बोला हाइंड 2, जैसे एक और है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या है हमारा, ECOR1. ई हमारा क्या होता है, जीनस, जहां से ये आइसोलेट हुआ है. फिर 2 लेटर्स हमारे आते हैं स्पीशीज, फिर एक हमारा कैपिटल लेटर आता है स्ट्रेन, और फिर जो हमारा न्यूमेरिकल आता है रोमन न्यूमरल, वो हमारा होता है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम विच इट इज आइसोलेटेड. तो ये हमारा बेसिक जो है नेमिंग का मैकेनिज्म रहता है. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, जो सेकंड 2 लेटर्स हैं दे कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड. ठीक है, फिर हमारा जो है द लेटर R, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेम, एंड रोमन नंबर्स जो है दे इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड. द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड. तो जैसे कि इसमें बताया है इश्रिस्टिया कोलाई RY13. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे कहाँ पे काम करते हैं, दे रिकॉग्नाइज सर्टेन रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स. जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स. सो दे आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि सेम वर्ड्स बनाते हैं when read forward and backwards. when read forward and backward. तो पैलिंड्रोम हमारे वो वाले सीक्वेंसेस होते हैं जब इनको आगे से और पीछे से पढ़ेंगे तो वो सेम नजर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल GAATTTC एंड CTTAAG. और जैसे कि हमारा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है मलयालम, आगे से और पीछे से हम जब इसे पढ़ेंगे तो ये हमारा सेम होता है. तो वैसे ही ये हमारा जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सेम होता है. जैसे GAATTC, दिस इज द सीक्वेंस ऑन विच द ECOR1 इट एक्ट्स. तो बेसिक जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का प्रोसेस देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है. वेक्टर डीएनए जो कि हमारा क्या होता है, कैरियर होता है, और फॉरेन डीएनए जिसमें से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है दोनों पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करेंगी. ECOR1 जो है G के बाद G और A के बीच में कट लगाएगा दोनों स्ट्रैंड्स पे, वहां पे भी. फिर क्या होगा, हमारे स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे वेक्टर के और फॉरेन डीएनए के. वो स्टिकी एंड्स जो है डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हिच इज अ न्यू डीएनए हैविंग द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग आवर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. So the restriction enzyme they cut the strand of the DNA a little away from the center. हमेशा center से little away cut करते हैं between the same 2 bases on the opposite strands. ठीक है, तो मैंने ये बताया कि उसके बाद उनके स्टिकी एंड्स बनते हैं जो कि आगे जाके वेक्टर और फॉरेन डीएनए जब ज्वाइन होते हैं वो स्टिकी एंड्स ज्वाइन करते हैं by the help of enzyme DNA ligase. So restriction endonuclease they are used in the genetic engineering to form a recombinant DNA of molecule and which is composed of DNA from different sources or genome. तो ये हमारा कुछ प्रोसेस रहता है. फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा, दोनों को, दोनों के स्टिकी एंड्स बने और दोनों ने स्टिकी एंड्स जो हैं ज्वाइन हुए बाय द एंजाइम लाइगेस, और उससे क्या बना, हमारा एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना जो कि हमारा डिजायरेबल डीएनए है. उसको फिर जो है इंट्रोड्यूस किया इनटू द होस्ट विच इज द बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद में वो मल्टीप्लाई कर गया. देन हमारा आता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन. अब हमने जब है डीएनए फ्रेगमेंट्स को काटा, डिजायरेबल डीएनए को काटा, अब हमें ये नहीं पता कि उसके कितने सारे फ्रैगमेंट्स कटे, हमारा कौन सा फ्रैगमेंट हमारा काम का है. उसके लिए हमें सेपरेशन और आइसोलेशन करना होता है डीएनए का. सो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए. And these fragments they can be separated by a technique which is known as the gel electrophoresis. Gel electrophoresis से हम लोग जो है ये fragments को
अलग अलग कर देते हैं। तो सिंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये हमेशा एनोड की तरफ में मूव करेंगे अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम और अ मैट्रिक्स, और वो मीडियम और मैट्रिक्स किसका बना होता है, अगरोस का बना होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सीवीड्स। तो हम जो है ये ऐसा, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कुछ ऐसी प्लेट होती है जिसके अंदर हम लोग अगरोस डालते हैं। ये हमारे वेल्स होते हैं जिसके अंदर डीएनए लोड होता है। जब हम डीएनए को लोड करते हैं फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे सस्पेंड करते हैं। तो जो सबसे छोटा वाला डीएनए मॉलिक्यूल होगा ना, सबसे पतला और सबसे हल्का फ्रैगमेंट, वो सबसे पास होगा एनोड के। ये हमारा एनोड है। तो अब हम रियलिटी में भी देखें, जो अगर सबसे पतला इंसान होता है वो सबसे आगे आगे भाग रहा होता है, सबसे मोटा वाला पीछे रहता है। तो वैसे ही इसके अंदर होता है। वेल में जब हमने डीएनए लोड किया, जब डीएनए भागना शुरू हुआ, जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट है सबसे पास होगा एनोड के, सबसे तेजी से सबसे आगे होगा, और सबसे बड़ा फ्रैगमेंट वेल के पास ही होगा, वो एनोड की तरफ जा ही नहीं पाएगा जल्दी से। तो इससे हमें क्या होता है, हमारी सेपरेशन हो जाती है। अब ये फ्रैगमेंट्स को हम व्यू कैसे करें, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना, नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें जो है इसके लिए कुछ स्टेनिंग वेनिंग करनी पड़ेगी। तो इस पे हम स्टेनिंग करते हैं विद ETBR, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग इसकी स्टेनिंग करते हैं और इसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, जिससे कि हमें ये फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं हमारे डीएनए के, वो फिर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द जेल called the elution. This process of separating and isolating, basically isolating the DNA from the agarose gel after viewing, that is known as elution. That is known as elution. So a DNA fragment, it can be purified this way. It is used for recombination. नेक्स्ट हमारा टूल आता है, फर्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गई, नेक्स्ट हमारा टूल आता है क्लोनिंग वेक्टर्स। सो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, हमारे डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं। सो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाजेस जो है मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, खुद से वो रेप्लिकेट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए, एंड दे हैव अ हाई कॉपी नंबर, मतलब वो अपनी मल्टीपल कॉपीज जो है अपने जिनोम को मल्टीपली डिवाइड कर सकते हैं। जिनोम का नंबर उनका हाई होता है, हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जिनोम इन द बैक्टीरियल सेल्स। इसलिए तो जो भी हम उनके अंदर डिजायरेबल ट्रेट डालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें जो है अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई देगा। So if we are able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage or the plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage. So vectors are engineered in such a way that they help easy linking of the foreign DNA and selection of the recombinants from the non-recombinants. क्लोनिंग वेक्टर के हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो जो भी डीएनए इनके साथ ज्वाइन करेगा उसको रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो डिजायरेबल ट्रेट जो है हमारा इम्पार्ट होगा। तो इसलिए हमारा ओरी होना बहुत जरूरी है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्टेबल मार्कर। ओरी के साथ साथ जो है हमारा एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जिससे हम ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करेंगे और सेलेक्टिवली परमिट करेंगे द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब आप बोलोगे मैम ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच एन एलियन विच अ पीस ऑफ डीएनए इट इज इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म वो डिजायर्ड ट्रेट हमारा दिखाने लग जाए। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारा आरडीएनए होता है, आरडीएनए वाले होते हैं, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता ही नहीं है। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक दे आर कंसिडर्ड यूजफुल एज द सेलेक्टेबल मार्कर्स। कि किसी के अंदर अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर ये नहीं है, तो क्या होगा, हम एम्पिसिलिन कल्चर मीडियम पे से ग्रो करेंगे, हमें पता चल जाएगा जो ग्रो कर पा रहा है उसके पास वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो नहीं ग्रो कर पा रहा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, सो क्लोनिंग साइट्स टू लिंक द फॉरेन डीएनए, द वेक्टर नीड्स टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेंगे वो हमारी क्या होती है, क्लोनिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, हम मतलब हमेशा ये होता है कि वेक्टर्स के अंदर क्लोनिंग साइट्स कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कम काटें। अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा ही जो है हमारी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी जीन क्लोनिंग और बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे वेक्टर के। ठीक है, सी इसके बाद में एक टर्म आती है हमारी क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इफ वी लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर PBR322। जब हम PBR322 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर 2 रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर BAM H1 वाली साइट पे कोई फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दे, सो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा इट विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि वहां पे एक फॉरेन डीएनए आके बैठ गया है। So this resistance, it is completely diminished by the insertion of a foreign DNA, and this is known as insertional inactivation. By an insertion of a foreign DNA, the tetracycline resistant gene, it is inactivated. It is inactivated. तो ये हमारा होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब जब हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट्स तो हमारे वो हैं जिनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। तो इससे भी हमारी जो है स्क्रीनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारी एक आती है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, इसमें हमारी एक आती है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। यही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखने के लिए अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जीन है जो सिंथेसिस कर रहा है इस एंजाइम की, वो इनएक्टिव हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो हम इनको किस में डालेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। सो अगर बैक्टीरिया के पास नहीं है इंसर्ट तो क्या होगा हमारी ब्लू कलर्ड कॉलोनीज आएंगी, और अगर वो इनएक्टिव हो चुका है और उसके अंदर इंसर्ट है फॉरेन डीएनए का तो व्हाइट कॉलोनी रह जाएगी। तो दिस इज नोन एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। सो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। So the pathogen of dicot plant, it is able to deliver a piece of DNA known as the tDNA to transfer normal plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce chemicals। अब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस से हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते हैं तो इसके पास एक प्लाज्मिड होता है TI प्लाज्मिड। इसको जब हम प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं तो कुछ टॉक्सिन सिक्रीट्स करता है। तो जब भी वो इंसेक्ट जिसके अगेंस्ट में टॉक्सिन है वो आके इस प्लांट में बैठेगा, वो टॉक्सिन इंजेस्ट करेगा तो वो उस इंसेक्ट को मार देगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर दी वेक्टर्स विच आर यूज्ड इन दी प्लांट्स। एनिमल्स की बात करें जो हमारे रेट्रोवायरस है, वो एबिलिटी है उनको ट्रांसफॉर्म करने की नॉर्मल सेल्स इनटू दी कैंसरस सेल्स। तो ये है हमारा PBR322 का स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, इनमें से कुछ लेबलिंग मिसिंग होगी तो वो पूछ लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये सारी की सारी हमारी साइट्स है फॉर दी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। फिर हमारा एक टूल आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। हमने क्या देखा, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर क्लोनिंग वेक्टर्स, फिर आता है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट। कंपिटेंसी की जब हम बात करें, जो होस्ट हमारा कॉम्पिटेंट होता है वो क्यों होता है, इट इज एबल टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। जब हम कॉम्पिटेंट होस्ट को डेफिनेशन बोलते हैं, द होस्ट विच इज एबल टू टेक अप द फॉरेन डीएनए, दैट इज नोन एज द कॉम्पिटेंट होस्ट। अब होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। सबसे पहला मेथड होता है इसको ट्रांसफॉर्म करने का, द हीट शॉक मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले आइस पे रखेंगे होस्ट को, जैसे कि जो बैक्टीरिया होगा जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, फिर उसे 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे और फिर उसे फिर से हीट पे रख देंगे। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया बिकम्स competent and it is able to take up the recombinant DNA, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हीट शॉक मेथड। हीट की हम शॉक देते हैं आफ्टर आइस। देन हमारा आता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसमें rDNA it is directly injected into the nucleus of the cells by using a glass micropipette। फिर हमारा आता है बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग गोल्ड या टंगस्टन का गन लेते हैं और उसके आसपास में अपना फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और उसको जो है फिर सेल्स के अंदर बॉम्बार्ड कर देते हैं। सो दिस इज द बायोलिस्टिक्स और जीन गन मेथड। लास्ट मेथड आता है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजन, जैसे कि हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का था, कि जब हम लोग उस पैथोजन को वीक करके उसे एज अ वेक्टर यूज करें।
नेक्स्ट हमारे आते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है। एक ग्लिम्स मैंने आपको दे दी थी कि क्या होता है, तो उसके लिए उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, फ्रैगमेंटेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइसोलेशन, लाइगेशन, फ्रैगमेंट, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cells in a medium at a large scale, and extraction of the desired product. सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं। कैसे? बाय द एंजाइम लाइसोजाइम, सेल्यूलेज एंड काइटिनेज। लाइसोजाइम, सेल्यूलेज एंड काइटिनेज से हम जो है उसे आइसोलेट करते हैं। फिर डीएनए दैट सेपरेट आउट, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द स्पूलिंग। आरएनए किससे रिमूव होता है? बाय राइबोन्यूक्लियस एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएज। ठीक है, तो द आरएनए इट कैन बी रिमूव्ड by the treatment with the ribonuclease, or proteins by the treatment of the protease. So other molecules, they can be removed by appropriate treatments, and the purified DNA, it is ultimately precipitated out after the addition of the chilled ethanol. कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए को हमने जो है आइसोलेट कर लिया, अब उसे काटना है तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से करेंगे और अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम उसे सेपरेट कर लेंगे। जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, उसके बाद में हम क्या करेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे फ्रॉम द सोर्स डीएनए। सो द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस, they are basically performed by incubating the purified DNA molecules with the restriction enzyme under the optimal condition. उसके बाद में हम perform करते हैं agarose gel electrophoresis to check the progression of the restriction enzyme digestion. So DNA is a negatively charged molecule, तो तभी वो जो है anode की तरफ जाएगा, and this process is repeated with the vector DNA also. So the joining of the DNA, it involves several processes. सबसे पहला क्या होता है? जब काटते हैं with a specific restriction enzyme from the source DNA and the cut vector, they are mixed and with the ligase and they are added, and this results in the preparation of the recombinant DNA. अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, अब हमने उसको एम्पलीफाई करना है ना। उसको अगर हमें इतना सा सेगमेंट मिला, हमने उसे एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा सेगमेंट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, दे आर सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, दैट इज इन द लेबोरेटरी, बाय यूजिंग द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, सो जो अब मैं इसका आपको समझा देती हूँ। ये हमारा बेसिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है क्या? डीनेचुरेशन। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है डीनेचुरेशन। जब हम लोग जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसके पहले स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे, डीनेचर करेंगे एट हाई टेम्परेचर्स। हीट पे हम उसे डीनेचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? उस पर प्राइमर्स ऐड करेंगे। डीनेचुरेशन के बाद हमारा आता है अनीलिंग, कि अगर हमने जब 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग कर दिए, अब उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स तो बनाने हैं, उसके लिए हमें प्राइमर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अनीलिंग के अंदर हम लोग जो है शॉर्ट प्राइमर्स ऐड करते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है? जब हमने प्राइमर्स ऐड कर दिए तो हमारा जो है डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करके वो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री चेन है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है, उसको एलोंगेट करेगा। पर ये सारा का सारा जो है ना हाई टेम्परेचर पे होता है, तो हमें ऐसा पॉलीमरेज चाहिए होता है विच इज एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो हम लोग कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं? टैक पॉल, विच इज एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। और ये किससे हमारा आइसोलेट होता है? फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस हम जो है ये आइसोलेट करते हैं, एंड इट इज एबल टू विथस्टैंड हायर टेम्परेचर्स। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है पीसीआर का, विच इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड दिस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, जिससे कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए इट कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। ठीक है, फिर हमारा आता है इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो इसमें क्या होता है? रेसिपिएंट सेल्स को हमने जो है कॉम्पिटेंट बनाना होता है। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग gene for resistance of an antibiotic is transferred into the E. coli cells, the host cells, they become transformed into ampicillin resistant gene. So if we spread the transformed cells on the agar plates containing ampicillin, जो transformants है जिनके पास ampicillin resistant gene है, सिर्फ वही grow कर पाएंगे, पर जो non transformants है जिनके अंदर ये gene गई ही नहीं है, they will die. And the ampicillin resistant gene in this case it is a selectable marker.
नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. सो द फॉरेन डीएनए इट मल्टीप्लाइज इन द प्लांट और एनिमल सेल, जिससे कि वो डिजायरेबल प्रोटीन बनाता है. सो द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन्स इन अ होस्ट इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइज कंडीशन टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. So the recombinant cell, it is multiplied in a continuous culture system which used medium is drained out and side while fresh medium it is added, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एक्टिव स्टेट उसका मेंटेन रहता है. सो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं विच आर 100 to 1000 ml लार्ज वेसल्स, जिसके अंदर हम लोग जो है कल्चर को प्रोसेस करते हैं और अपने जो बैक्टीरिया है डिजायर्ड होस्ट है उनको ग्रो कर सकते हैं. सो बायोरिएक्टर्स हमारे कुछ ऐसे लगते हैं. बेसिकली अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जिससे कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस इनके अंदर प्रोवाइडेड होती है, विच इज द टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन. इसके अंदर हम लोग सारे के सारे रॉ मटेरियल्स डाल देते हैं और ये सारी ऑप्टिमम कंडीशंस इसके अंदर मेंटेन रहती हैं. तो जितनी भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले वो चाहिए, हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, इनमें प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब सिंपल स्टर्ड और स्पार्ज स्टर्ड बायोरिएक्टर के अंदर एक डिफरेंस देखो. जो सिंपल स्टर्ड है उसका ये जो है कर्व्ड है बेस, सिंपल स्टर्ड का कर्व्ड है बेस, ठीक है. सो कर्व्ड बेस फैसिलिटेट्स द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स. जो स्टरर है इट ensures even mixing and oxygen availability. Air, it can be bubbled through the reactor. A bioreactor, it has an agitator system, oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, sampling ports, ताकि बीच बीच में हम लोग कल्चर को चेक कर पाए कि ये सही बन रहा है या फिर नहीं. लास्ट हमारा आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस दैट मेक द प्रोडक्ट ऑब्टेन विच इज रेडी फॉर द मार्केट. अब हमने सब कुछ प्रोड्यूस कर लिया, अब हमने लास्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो हमें ट्रायल्स वगैरह करने होते हैं वो हमारे आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड it is to be made ready for marketing, and the process it includes the separation and purification which is known as downstream processing. और अगर हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स पहले करने होते हैं बिफोर रिलीजिंग इट टू द मार्केट फॉर पब्लिक यूज. तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. अगर इसके डिटेल सब टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर.